Good morning, student. Today we discuss the chapter 3 Indian economy part 4. ऑलरेडी 3 पार्ट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें देखी थी. पहला पार्ट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, कोटा, परमिशन, नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ये बारे में हमने पढ़ा. उसके रीजन भी हमने पढ़े कि ह्यूज फिस्कल डिफिसिट, वीक बीओपी सिचुएशन, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी, सिक पीसीयू, ऐसे HWHFS वाला फार्मूला भी मैंने आपको दिया था पहले पार्ट में. सेकंड पार्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन में हमने सेकंड पार्ट में देखा था लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में कौन सी रिफॉर्म हुई उसके बारे में बात हुई थी. कौन सी रिफॉर्म हुई? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड फिस्कल एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में डीवैल्यूएशन, थर्ड पार्ट में हमने डीवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट पढ़ी, प्राइवेटाइजेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ी, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, नवरत्न पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, इंडिया इज एमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, और उसमें हमने सारे रीजन देखे. और लास्ट पॉइंट सेकंड थर्ड पार्ट का था WTO और बेनिफिट टू बी अ मेंबर ऑफ अ WTO, इंडियाज एक्सपीरियंस. ये 3 पार्ट हमने इस सिलेबस के कवर किए हैं. अब हमें देखना है कि फोर्थ पार्ट में हमें किन रीजन पर बात करनी है? एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस आफ्टर 1991. क्या देखना है हमें? 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई 1991 में, तब एग्रीकल्चर कंडीशन क्या थी? आपको पता है कि 1966 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट सरप्लस एक लेवल तक बढ़ा. लेकिन पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जिस कंडीशन में इंप्रूव करना था, जिस कंडीशन में बाहर जाना था, जिस कंडीशन से फैलना था, जिस कंडीशन से एक्सेप्ट करना था, वहां नहीं हो पाया. ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन इसका असर इकोनॉमी पे क्या रहा? और उसमें खासकर जब 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और WTO के मेंबर बने, तो एग्रीकल्चर कंडीशन की क्या स्थिति थी आफ्टर 1991, पोस्ट 1991. सो वन बाय वन पॉइंट हम चेक करेंगे. पहले तो देखते हैं कि reason for poor performance of agriculture sector in post reform period. जब रिफॉर्म हुआ तो तभी भी एग्रीकल्चर की कंडीशन क्यों नहीं सुधरी? क्या रीजन है उसके? जरा वन बाय वन रीजन देखते हैं. आइए देखते हैं क्या है. रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विच रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड? One by one point should be properly explained. Listen carefully and understanding. The first point is the reduction of public investment. अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने फिस्कल पॉलिसी के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई भी खर्च करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये खर्च एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था. और धीरे धीरे इस खर्च को आज भी एग्रीकल्चर में
बहुत कम खर्च किए जाते हैं, केवल एडवर्टाइजिंग की जाती है। एक्चुअल चेक करो तो आपको कहीं भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर या एग्रीकल्चर एरिगेशन के ऊपर कोई खर्च करता हुआ गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा या कोई ऑफिसर दिखेगा नहीं। ये रियलिटी है, आप एक्सेप्ट कर लो। सच एज एरिगेशन फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था? एरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेजेस एंड रोड। इनके ऊपर खर्च होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या खर्च? क्या इरिगेशन फैसिलिटी आफ्टर 1991 में बढ़ी? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली बढ़ी, पर उतनी तेज मात्रा में नहीं बढ़ी जितने की बढ़ना चाहिए थी। पर पोस्ट रिफॉर्म के बाद हम देखते हैं कि जो खास एग्रीकल्चर की बुनियादें हैं, 5 एग्रीकल्चर बुनियादी नीड्स इज बेसिक नीड फॉर एग्रीकल्चर इज 5 एलिमेंट। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, irrigation facility, third information system, fourth agriculture research and development, and fifth market linkages and road. This is the 5 important basic features of agriculture need to improve the agriculture production. So this is removal of subsidies, purchase of cost of production agriculture which adversely affected poor and marginal farmer. सब्सिडीज को रिमूव कर दिया गया। अब तो मालूम है आपको, धीरे धीरे सब्सिडी सारी खत्म कर दी गई। पेट्रोल पर खत्म कर दी गई, गैस पर खत्म कर दी गई, सरकार के नियंत्रण हटा दिए गए। तो जो इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, जो इंसान की जिंदगी से हर लम्हा जुड़ा रहता है, वो ही सरकार ने अब लक्ष्य हटा दिया है। इससे काफी लोगों का नुकसान हो चुका है, जिसमें सब्सिडीज को रिमूव करना और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना, ये 2 इम्पोर्टेंट रीजन है जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर के कहलाते हैं। तीसरा रीजन है लिबरलाइजेशन। Force the poor and marginal farmer to complete their foreign compartment in the international market. क्या होता था कि लिबरलाइजेशन भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे दूर साबित हुआ, मतलब वो इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। लिबरलाइजेशन भी आजाद करने के बाद फॉरेन कॉम्पिटिटर से हमें बढ़ने लगे, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ। तो लिबरलाइजेशन फॉर द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स टू compete their foreign counterpart in the international market. लिबरलाइजेशन से हमारे फार्मर की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से और गुड्स की क्वालिटी इतनी बेटर ना होने की वजह से लिबरलाइजेशन में पूरा देश खुला मार्केट बन गया। तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहीं भी नहीं टिके, कंपटीशन में भी नहीं टिके, उसको काउंटर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट और उसको काउंटर कर दिया गया। इससे एग्रीकल्चर कंडीशन अच्छी होने के अलावा पुअर ही रही। Shift toward the cash crop led to reduced availability of the food grain, which is constantly led to lower nutritional values and the reducing farmers' productivity. बहुत आसान तरीके से बताइए। शिफ्ट टुवर्ड कैश क्रॉप, लोगों ने क्या कर दिया है, फूड क्रॉप की जगह पर कैश क्रॉप लेना शुरू कर दिया। इससे आपको पता है कि बंगाल में जब फेमिन आया था, फूड शॉर्टेज हुआ था, ये इसी के रीजन शॉर्ट हुआ था कि वहां पे अंग्रेजों ने ब्लू इंडिगो कॉटन इसको प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया। इससे फूड कॉर्पोरेशन कम हुआ, फूड प्रोडक्शन कम हुआ और इससे बहुत नुकसान हुआ और लोगों को, लाखों लोगों की जानें उसमें गई थी। वैसे ही इंडिया में आफ्टर 1991 लोग ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप की तरफ ध्यान देने लगे, जो ग्लोबलाइजेशन का एक परिणाम है।
ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है, एंड लेड टू द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन विच इज कॉन्सिक्वेंटली लेड टू लोअर न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड thereby reducing farmer productivity। और इस कारण फार्मर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही। Inflationary pressure on food grain due to the shift toward the cash crop production along with removal of subsidies। अभी क्या होता था, गवर्नमेंट फूड प्रोडक्शन पर पूरी तरह से सब्सिडी देती थी, लेकिन जो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन लेने लगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने से मना कर दिया, जो भी, और उससे फार्मर काफी निराश हुए और उन्होंने उनकी जो दिन ब दिन इकोनॉमिक कंडीशन है वह खस्ता हाल में चली गई और वो किसी भी लेवल के ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दो बीच में रह गए। और फार्मर्स का लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। इंटरनेशनल कंपटीशन से वो हार गए या इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने फूड्स को टिका नहीं पाए, और दूसरी चीज प्राइस को भी कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी अपना हाथ खड़े कर दिए थे। ये सारे रीजन से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, शिफ्ट टुवर्ड कैश क्रॉप एंड लिबरलाइजेशन फोर्स, दिस इज द 5 reason for poor performance of agriculture sector in post reform period। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको लर्न करके रख ले, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी इसको मिस ना करे। तो ये 3 और पिछले जो 5 मिला गया तो रीजन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखते हैं क्या आप कह रहे हो कि इंपोर्ट पॉलिसी हमने अपनाई, हमने देश में पब्लिक सेक्टर को पूरे देश में जाल फैला दिया, पब्लिक सेक्टर को पूरा फैला दिया, फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर 10 दिन का जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन था 1 महीने का, वो भी सहन नहीं कर पाए, तो हजारों इंडस्ट्रियां बंद हो गई। आपको मालूम है हाल ही में एटलस कंपनी बंद हो गई थी। एटलस कंपनी जो साइकिल आप इस्तेमाल करते हो इंडिया में वर्ल्ड में फेमस साइकिल, लेकिन कोविड-19 का मार इतनी जबरदस्त था कि एटलस कंपनी 1000 वर्कर को काम से निकाल दिया गया और कंपनी बंद हो गई, जो एक समय वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे थी। तो ये रीजन क्या है? व्हाट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड? क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ ड्यू टू द फॉल ऑफ डिमांड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सबसे पहला रीजन हमने क्या कर दिया है, 1991 में कस्टम ड्यूटी हटा दी। क्या कर दिया हमने? 1991 में कस्टम ड्यूटीज इज टोटली रिमूवल। देन इंपोर्ट गुड्स आर वेरी cheapest quality available in the market, and a domestic good is very highly market on this market, so both are to competition, then win a cheapest industrial product। और धीरे धीरे यही प्रोडक्ट देश में फैलते गए। आज कभी भी आप सोच सकते हो कि चाइना के गुड्स के बगैर हम रह ही नहीं सकते। हमारे दिन की शुरुआत चाइना गुड से होती है और एंड भी चाइना ग्रुप से ही होता है। तो मेड इन चाइना अब हमारी जरूरत बन गया है, मजबूरी बन गया है। तो ये क्या होता है कि इससे अपने देश में बने गुड्स को पूरी तरह से तहस कर दिया। आज भी आप लेते हो कि भी अकाई या कोई कार्बन कंपनी का मोबाइल है, आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको लगता है इसमें क्वालिटी है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने देश का प्रोडक्ट है, पर हम नहीं खरीदेंगे, चाइना में उससे कम दामों पर खरीदेंगे। तो वो कंपनियां आज बंद होने के कगार पर है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट, दिस इज द बेस्ट रीजन फॉर द रिमूवल टैरिफ लेड टू द फॉल ऑफ डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सप्लाई इंस्पायर द डोमेस्टिक फर्म टू कॉम्पीट द फॉरेन काउंटरपार्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या हुआ कि हमने
फैसिलिटी देने की बात तो कई सप्लाईज, जब सप्लाई अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अच्छे से अगर सप्लाई करो तो बहुत अच्छे से कंपटीशन कर पाती और उसको फॉरेन कंपनी को काउंटर पार्ट करने की भी क्षमता रखती, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स दोनों भी मेंटेन करने में सफल हो पाते। लेकिन ये फैसिलिटी अभी इंडिया के किसी भी इंडस्ट्री को पूरी तरह से नहीं मिली। इसकी वजह से इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। आफ्टर कोर्ट में एग्रीकल्चर कंडीशन के बारे में बात हो रही है, अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है। रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दो कारण और दो रीजन है। हाई नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलपमेंट कंट्रीज फर्दर ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ prospect of Indian industry, and at the time of liberation the Indian industries were vulnerable infant depending on the traditional cost of insufficient technology, lacking quality, and hence to fail to complete of your फॉरेन इंडस्ट्री। सिंपली बात है भाई, हाई नॉन रेट बैरियर डेवलप कंट्री, नॉन बैरियर डेवलप कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज फर्दर ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, and at the time liberation the Indian industry were vulnerable and infant depending the traditional and toll cost of insufficient technology। अभी मान लो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वल्नरेबल, मतलब बाहर दुनिया के अलग इंडस्ट्री से क्यों कहलाती, क्या रीजन है? उसके 5 रीजन है। एक पहला रीजन है ट्रेडिशनल एंड कॉस्ट, ट्रेडिशनल एंड कॉस्ट। सेकंड, डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल एंड कॉस्ट, insufficient technology, insufficient technology, lacking quality, and hence fail to compete with the foreign industry. So this is the third part of the chapter. Now recap of the chapter. लिबरलाइजेशन, प्रायोरिटी ग्लोबलाइजेशन इज फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, और उसमें हमने एग्रीकल्चर कंडीशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर पुअर परफॉर्मेंस होने के रीजन क्या है कि रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट ही लिंकेजेस एंड रोड। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, धीरे धीरे सरकार ने सब्सिडी खेती पर देना ही बंद कर दिया है, तो उससे भी काफी नुकसान फार्मर्स का हुआ है। उसके बाद हमने देखा था रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सिडी पब्लिश, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रिमूवल सब्सिडी परचेस। उसके बाद हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करती है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलपमेंट। एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन द इंडियन इंडस्ट्रीज वाज वल्नरेबल। रीजन फॉर पोर परफॉर्मेंस में देखा था हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, and at this time liberalization the Indian industries was vulnerable and infant depending in the traditional cost recipient and technology lacking of quality and industries foreign nations. So this is the overall part number 4 of the chapter. Please learn it, this chapter, easiest understanding the chapter, use the textbooks of NCERT। otherwise आप इसका नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप संदीप गर्ग की इकोनॉमिक्स बुक लर्न करें या उसको खरीद लें और धीरे धीरे उसके कंटेंट लर्न करें। तब तक के लिए थैंक यू।